नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक यूपीएससी विदर्भ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप जो आज हम आपके लिए ले आए हैं वो बेसिकली इकोनॉमी बेस्ड एमसीक्यूज़ है यूपीएससी से रिलेटेड। इकोनॉमी बेस्ड क्यों है? क्योंकि हमने 5-6 पार्ट ऑलरेडी इकोनॉमी के यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके 5-6 पार्ट ऑलरेडी हमने वीडियोज़ बनाई हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट अलग से रखी हुई है, तो उसको भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और उस बेस पे ही ये क्वेश्चन है और आगे भी हम इसमें 8-10 पार्ट करेंगे, ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन के जो 5-5 क्वेश्चन की वीडियोज़ होगी। और वो जो वीडियोज़ है उसमें एमसीक्यूज़ रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगी और हर क्वेश्चन के बाद एक 8-10 सेकंड का पॉज आएगा, उसमें आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं और फिर मैच कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। ये रहेगा हमारा ये आने वाले इस वाले वीडियो में कि आप 4-5 क्वेश्चन आप इकोनॉमी बेस्ड एमसीक्यूज़ देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ इंडिया? सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस, ग्रांट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस है कि पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो है। तो करंट अकाउंट में क्या आएगा? दो टाइप के अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में इंडिया के इसमें करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती है? तो आपको करेक्ट आंसर देना है। उसमें 1-2-3 ऑप्शन सही है, 1-3-4 ऑप्शन सही है, 2-3-4 ऑप्शन सही है, या 1-2-4 ऑप्शन सही है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो आंसर है इसका आंसर है सी। इसका आंसर सी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या होता है? ये रिकॉर्ड होता है पेमेंट का या रिसीट्स का एक नेशन और इसके रेजिडेंट का किसी और कंट्री के साथ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर रेमिटेंसेज वो सब चीज़ें जितनी भी कोई लेन देन हो रही है तो देश के रेजिडेंट के बीच में, उसका जो बेसिकली हिसाब है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाते हैं। तो करंट अकाउंट जो है कि उसमें क्या क्या आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, सर्विसेज आता है, फिर नेट इनकम अर्न्ड फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट और वर्क। ओवरसीज में कुछ इन्वेस्टमेंट की है या कोई काम शुरू किया है उसका, उससे जो इनकम आ रही है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ रेमिटेंसेज, बेसिकली जो हमारे एनआरआईज है, इंडियंस है, किसी और देश में जाके कमा रहे हैं और वो पैसा इधर भेज रहे हैं, उसको रेमिटेंसेज बोलेंगे। डोनेशंस है, फिर चेंजेस इन असेट्स लाइक जैसे कि बैंक डिपॉजिट एंड सिक्योरिटीज़ वो सब है। और फिर इंटरेस्ट है, डिविडेंड्स है। और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, एफडीआई है, एफआईआई है। फिर एक्सटर्नल असिस्टेंस है किसी से, जैसे हम जैसे किसी एक्सटर्नल जो बैंक है या किसी देश का, या कोई इंटरनेशनल बैंक है जो जैसे या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, तो समथिंग लाइक दैट, उससे जो असिस्टेंस मिलता है उसको भी हम कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। कमर्शियल बोरोइंग है, फिर रुपी डेट सर्विसेज है, फिर एनआरआई फ्लोज है, जो है ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिकली किस चीज़ के बारे में है? अबाउट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजर्व ट्रेंच। रिजर्व ट्रेंच को की अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन बोले तो क्या होगी? इट इज़ द करेंसी दैट द आईएमएफ प्रोवाइड्स टू इट्स मेंबर कंट्रीज फॉर डेवलपमेंटल वर्क. It is commercial banks' money in the form of foreign currencies to tackle the financial crisis in a nation, or it is the portion of the required quota of currency that each member country must provide to its IMF that can be utilized for its own purposes without a service fee or economic reform conditions. So it is a reserve asset held by the central bank of the country, which can act as a buffer to help another country's economy. So अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो इसका आंसर जो है वो सी है। सी क्या है कि इट इज़ द पोर्शन ऑफ रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी दैट ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड टू द आईएमएफ दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर इट्स ओन पर्पजेज विदाउट अ सर्विस फी और इकोनॉमिक रिफॉर्म कंडीशन। तो रिजर्व ट्रेंच क्या है? आईएमएफ इज फंडेड, जो आईएमएफ है वो बेसिकली फंडेड थ्रू इट्स मेंबर्स एंड इट्स देयर कोटा कंट्रीब्यूशन। तो रिजर्व ट्रेंच जो है वो इस बेसिकली इमरजेंसी अकाउंट है जिसमें आईएमएफ के मेंबर एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एग्रीइंग टू कंडीशन। किसी भी कंडीशन के लिए एग्री करने की जरूरत नहीं है, ना ही सर्विस फी देने की जरूरत है। तो अगर और इजी लैंग्वेज में देखें तो ये पोर्शन है मेंबर कंट्रीज़ का कोटा, जो कि वो विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, फ्री ऑफ चार्ज के, अपनी डिस्क्रिप्शन पे, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जब उनको ज़रूरत महसूस हो। और इट इज़ 25% ऑफ देयर कोटा। तो जो रिजर्व ट्रेंच है वो बेसिकली 25% रहता है मेंबर कंट्री के जो आईएमएफ के साथ कोटा रहता है उसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये रुपी डेप्रिसिएशन के बारे में है। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट। तो अगर रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है तो क्या उससे क्या है, हमारा एक्सपोर्ट, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट कम होगा, मतलब
वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा और वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट डिक्रीज होगा। ओवर द लास्ट 2 years द इंडियन करेंसी हैज़ स्टडीली डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द US डॉलर। तो ये स्टडी ऐसे वर्ड जो है स्टडी है, कॉन्टीन्यूस है, इसमें चांसेस ये रहते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत हो। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो आंसर बेसिकली इसका ए है। तो पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि स्टडीली नहीं हो, कोई भी ऐसी इकोनॉमी की चीज़ है जो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करती रहती है, वो स्टडी ग्रो या डिक्लाइन या फेल नहीं हो सकती है। तो इंडियन इकोनॉमी फॉलोज ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं। तो इंडियन रुपी फेसिस वॉलेटिलिटी विद चेंज इन द ग्लोबल सीनेरियो। तो जैसे जैसे ग्लोबल सीनेरियो चेंज होता है वैसे वैसे आप रोज़ देखते होंगे कि रुपीज़ इतने सेंट, इतने परसेंट गिरा, इतना इतने रुपीज़ डॉलर के कंपैरिजन में इतना कम हो गया, ज़्यादा हो गया। सो द वैल्यू ऑफ रुपी फेल बट इट इज़ नॉट स्टेडी डिक्लाइन। और फिर वो तो होता ही है कि बेसिकली अगर रुपी डेप्रिशिएट होगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बेसिकली फ़ायदेमंद रहेगा, और जो इम्पोर्ट है वो हमारे को महंगा पड़ेगा। तो चांसेस है कि इम्पोर्ट घट जाए और एक्सपोर्ट बढ़ जाए, मतलब वो फ़ायदेमंद है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प इन टैकलिंग रुपी डेप्रिशिएशन। तो रुपी एप्रिशिएशन सॉरी, तो रुपी एप्रिशिएशन को कैसे टैकल, मेजर्स क्या क्या मेजर ले सकते हैं उसको टैकल करने के लिए। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। तो या तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है फ्रॉम पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक से, जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय करे सेंट्रल बैंक से। लोअर इंटरेस्ट रेट इन द कमर्शियल बैंक, इंटरेस्ट रेट कम हो कमर्शियल बैंक में। फिर बाइंग ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक, तो फॉरेन करेंसी को बाय करेगा सेंट्रल बैंक बेसिकली मार्केट से। और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। इसमें सही आंसर क्या होगा, एक दो एक तीन है, एक दो तीन है, दो तीन है या दो तीन चार है। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका जो बेसिकली आंसर है वो है बी। बी माने एक दो तीन सही है, तो वो मेजर्स टैकल कर सकते हैं रुपी अप्रिशिएशन को। तो आपका जो करेंसी है, करेंसी अप्रिशिएशन इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी। मतलब रुपी अप्रिशिएशन है कि अगर हमारा रुपीज़ जो है वो 80 रुपये है अभी डॉलर के कंपैरिजन में, और वो किसी वजह से वो बेसिकली 75 तक आ जाता है, तो हमारा रुपी अप्रिशिएट हो गया डॉलर के कंपैरिजन में। और स्ट्रॉन्ग करेंसी मेक्स इम्पोर्ट चीपर एंड कैन इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। तो इम्पोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंसी चीपर कर देता है। इम्पोर्ट एप्रिशिएशन इम्पोर्ट को चीपर कर देता है, डेप्रिशिएशन इम्पोर्ट को वो कर देता है, एक्सपेंसिव कर देता है, वो महंगा कर देता है। और इट कैन मेक एक्सपोर्ट लेस कम्पिटिटिव एंड लेड टू लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये एक्सपोर्ट को बेसिकली लेस कम्पिटिटिव करता है, बिकॉज अगर आप अभी हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो बेसिकली 80 रुपये है, और उसके बेसिस पे आपने कोई चीज़ तैयार की है और वो एक्सपोर्ट करनी है, और सडनली आपका रुपी डेप्रिशिएशन ऐसा होता है कि आपको वो 75 पे आ गया मान लो। तो अब जिस चीज़ के आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 80 रुपये मिलने वाले हैं, उसके आपको 75 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो वो एक्सपोर्ट लेस कम्पिटिटिव हो जाएगा। फिर इसमें स्टेटमेंट एक दो तीन है, वो बेसिकली क्या काम कर रही है, अगर हम उनको पढ़ेंगे तो वो काम करिए मार्केट में पैसा डालने का काम करिए। मार्केट में पैसा जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी उससे। एंड रिड्यूस इज़ द फॉरेन करेंसी इन द मार्केट, जो फॉरेन करेंसी है वो मार्केट में कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली हेल्प करता है कि हम रुपी अप्रिशिएशन को टैकल करें। फिर जो चौथी स्टेटमेंट है वो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को बेचेंगे और पैसा जो है सेंट्रल बैंक को उनसे ले ले, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में, जो जो बेसिकली रुपी अप्रिशिएशन का ही काम कर सकता है। तो इसमें जो पहले तीन हैं उसमें परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब पब्लिक से सिक्योरिटीज़ खरीद के उनको पैसा दे सेंट्रल बैंक, तो मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा। लोअरिंग इंटरेस्ट रेट इन कमर्शियल बैंक, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो पैसा वो बढ़ेगा मार्केट में। बाइंग ऑफ फॉरेन करेंसीज बाय द सेंट्रल बैंक, फॉरेन करेंसी मार्केट से खरीदेंगे तो मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, और इंडियन बेसिकली मार्केट में हमारा इंडियन जो करेंसी है, तो फॉरेन करेंसी बाय करेगा तो सेंट्रल जो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, और वो फॉरेन करेंसी इंडियन रुपीज़ के कंपैरिजन में अप्रिशिएट होगी। तो ये है फर्स्ट तीन, ये जो सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज। तो हाई इन्फ्लेशन भी है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी। नॉर्मली ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन हाई तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हाई हो, बट अगर ऐसा हुआ कि हाई इन्फ्लेशन भी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी लो है, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से वो देखा गया था, प्री पेंडेमिक भी वो चीज़ देखी गई थी कि ग्रोथ रेट जो बिल्कुल 4.95% के हिसाब से चल रहा था, और जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हाई था। अब उसको क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन बोलेंगे, स्टैग्नेशन बोलेंगे, या रिसेशन बोलेंगे, या टेक ऑफ स्टेज इन द इकोनॉमी। तो इन चारों में से कौन सा है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए।
तो इसका जो आंसर है वो ए है, स्टैगफ्लेशन है। तो बेसिकली स्टैगफ्लेशन का क्या होता है कि एक कंडीशन है जिसमें लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होती है और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होती है और प्राइस राइज जो मतलब होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या क्या है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। फिर स्टैग्नेशन क्या हुआ कि स्टैग्नेशन जो बेसिकली है कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है और हाई इम्प्लॉयमेंट है तो उसको स्टैग्नेशन बोलेंगे। फिर रिसेशन क्या हुआ, बेसिकली ये बिजनेस साइकिल है जिसमें कि जनरल डिक्लाइन हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी का और जो है स्पेंडिंग जो है वो ड्रॉप हो रही है। फिर टेक ऑफ स्टेज ऑफ इकोनॉमी क्या है उसको रोस्टोव स्टेज भी बोलते हैं। वो इसमें क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो कर रही है, इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है, रीजनल ग्रोथ ग्रो कर रही है, कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी वो जो है सेल्फ रिलायंट बन रही है। तो ये सब चीज़ें स्टैग्फ्लेशन, स्टैग्नेशन, रिसेशन और टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी, इनका डिफरेंस भी आपने देख लिया। सो ये थे क्वेश्चंस, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।